हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथ का एक पेपर करवाऊंगा। सेक्शन ए है आपका, ठीक है। इसमें आपके सारे एमसीक्यू हैं। पहला एमसीक्यू है द नंबर दिस 7 इंटू 11 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, क्या वो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और नर ऑफ दिस, यानी कि अभाज्य संख्या है, भाज्य है या ना भाज्य है ना अभाज्य है और इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इस संख्या को थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। जैसे कि लिखा है ना 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस का 15। अब देखो ये एक संख्या हो गई और ये एक संख्या हो गई, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 15। 15 इधर भी है और 15 इधर भी है, तो 15 को ले लो कॉमन, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, 7 11 और 13 और प्लस का 1। अब देखो इसके ना दो फैक्टर तो आ गए, एक 15 आ गया और एक ये फैक्टर आ गया, ये फैक्टर्स हो गए है ना, ये शून्यांक हो गए। अगर शून्यांक दो दो हो जाते हैं तो इसका मतलब वो आपका प्राइम नंबर तो नहीं होता, तो प्राइम नंबर का तो ये कैंसिल कर दो कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है, अब क्या हो सकता है, ये कंपोजिट हो सकता है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसके फैक्टर कितने आगे, दो आगे, एक 15 आ गया और बाकी का ये पूरा फैक्टर ही तो हो जाएगा एक तरह से, तो फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब प्राइम नंबर तो है नहीं ये ना, और ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपके जो फैक्टर हैं वो दो आ गए, एक 15 आ गया और एक दूसरा ये पूरा का पूरा नंबर वो फैक्टर ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एचसीएफ दे रखा है आपको कितना, 4, किसका, ए और 8 का। एलसीएम दे रखा है ए और 8 का 24, तो ए क्या है, तो आप सब जानते हैं इसमें कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल होता है किसके, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम की, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारे पास, ए और 8, तो ए और 8 को मल्टीप्लाई कर कर किसके बराबर आएगा, एचसीएफ कितना है हमारे पास 4 और एलसीएम कितना है हमारे पास 24। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12, ठीक है। 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, द नंबर दिस इज एन, क्या है ये, एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब एक नॉर्मल नंबर है कोई भी, रैशनल नंबर है यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नंबर है, इर्रेशनल है और इंटीजर है। इर्रेशनल क्या होते हैं, जिसमें रूट लगे होते हैं, ठीक है ना, जैसे √5 √2, ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसको करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर ओपन करो, होल स्क्वायर सबको आता होगा, ठीक है। ए का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये 5 और ये हो जाएगा आपका 2√15, 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 प्लस 2√15। अब देखो रूट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रूट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। अगला देखते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -7 एंड 3। शून्यांक क्या होंगे इस बहुपद के जिसके शून्यांक क्या है, -7 और 3 है। तो जिसके शून्यांक 2 होते हैं वह कैसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, पावर होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण में जो पावर होती है, घात होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगला, द डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है आपका विविक्त कर, विविक्त कर आपको निकालना है। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं भाई, डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू में b² - 4ac। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट यानी कि 2,
4 a कितना होता है x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1, और c कितना है हमारे पास माइनस का 143। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस, और 143 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 572, और 572 में इसको जोड़ देंगे तो 576। तो इस तरीके से ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसमें रूट में बता रखी है, तो रूट में लेके चलना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपका इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रखा। ठीक है, तो ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है 24 का रूट हो जाता है। ठीक है, किसका रूट हो जाता है, 24 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वैसे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने रूट लगा के चेक कर लिया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ABC इज सिमिलर टू PQR सॉरी QPR देन R प्लस P कितना होगा। देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, जब बोले ना ABC और QPR, तो A जो है किसके बराबर होगा, Q के, B किसके बराबर होगा, P के, और C किसके बराबर होगा, R के। इस तरीके से ध्यान रखना है पेपर में। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन में पहले तो इसको सही कर लो, जैसे कि ये है 60, ये 70, तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। 60 और 70 हो गया 130, तो बचा 50 का, ये 50 का हो गया। अब A किसके बराबर है, A है Q के बराबर, तो Q क्या है, ये है, तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, B किसके बराबर है, B है बराबर P के, तो B अगर 70 है तो P भी 70 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 50। इस तरीके से अब R प्लस P पूछ रहा है क्वेश्चन में, R प्लस P कितना होगा, तो R क्या है हमारे पास 50, P क्या है हमारे पास 70, तो 50 और 70 120 डिग्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगला है द डिस्टेंस बिटवीन, दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या हो जाएगा 7/5, x1 क्या हो जाएगा माइनस का 8/5, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8/5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 माइनस y1 क्या है माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम आ गया और ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 अपॉन में 5 और उसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये कट जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 और 25 को जोड़कर ये हो जाएगा आपका 34, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √34। ठीक है, बात समझ आ रही है, बस डिस्टेंस निकालना था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स बताना है आपको, वेदर sec थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या sec थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। इसको करने के लिए आप ये करो कि sec थीटा जो है 4/3 लिख दिया हमने। ठीक है, sec को कन्वर्ट कर दो cos में, तो cos का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि cos की जो वैल्यू होती है ना, वो वैसे तो -1 से लेकर 1 के बीच में रहती है। अब आपकी 10th क्लास में 0 से लेकर 1 के बीच में तो बताइए, है ना। जैसे कि अगर आप cos 0 लेते हो तो cos 0 1 होता है, और cos 90 ले रहे तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 0 से लेकर 1 के बीच में तो है हमारे पास। अब 3/4 को अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो 3/4 को डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 7.5 के करीब आ जाएगा, 7.5 के करीब आ जाएगा। ठीक है ना, 7.5 आ जाएगा। तो
तो इसका मतलब देखो 7.5 जो है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है कि नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब क्या है कि sec की वैल्यू 4/3 कहीं ना कहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो है क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू, कि ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी वैल्यू 3/4 यानी कि sec की वैल्यू 4/3 आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से आपको समझना है कि cos की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, अगला अगला है 2√2 cos 45 cos 60 प्लस 2√3 sin 30 tan 60 माइनस cos 0 का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जो बोल रखा है वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है 2√2, तो 2√2 इंटू cos 45 क्या होता है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60 क्या होता है 1/2, फिर प्लस 2√3 साइन 30 कितना होता है साइन 30 1/2, और tan 60 कितना होता है √3, और माइनस का cos 0 कब होता है 1 पर, cos 0 पर क्या होता है 1 होता है। बस समझ रहे, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, साइन 30 1/2, tan 60 √3, और cos 0 1 हो गया आपका। ठीक है, अब ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल करते हैं। ठीक है, और 2 से 2 भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 2 से ये कट गया। ठीक है, और बचा गया बस √3। अब यहाँ पर क्या है 1 है, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ माइनस का 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 cot स्क्वायर ए माइनस 7 cosec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा है, बट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। cot स्क्वायर ए माइनस 7 cosec स्क्वायर ए बोल रहा है, तो इसमें से -7 कॉमन लो। -7 जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला जो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास -7। तो इसका मतलब इसका आंसर है -7। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट कह रहा है अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है 6 मीटर का, कास्ट अ शैडो बना रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, कहीं ना कहीं शैडो बना रहा होगा, विथ सन्स एलिवेशन 60 डिग्री। सन का जो एंगल चल रहा है वो कितने डिग्री का चल रहा है 60 डिग्री का। द लेंथ ऑफ शैडो, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है, लेंथ ऑफ शैडो। सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और नीचे जो होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखी है और बेस हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड आता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 6, और बेस कितना है आपके पास x। तो tan 60 कितना हो गया आपके पास √3, x इधर आ जाएगा, और इस 6 को लिख सकते हैं 2 और 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 2√3। बात समझ रही, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, बेसिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आंसर जो हैं क्वेश्चन जो हैं ईजी होंगे। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को कुछ एक्स्ट्रा ही दे रखा है, एमसीक्यू तो देखो सॉल्व करने पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, अगला कह रहा है द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है आपके पास, तो ये पॉइंट पी ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 टेंजेंट जा रही हैं, ये तो बोल रहा है कि टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर दे दिया ओ, तो यहाँ से ये ऐसे बन रही है। ठीक है,
आर इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल ऑफ 70 डिग्री। इंक्लाइन का मतलब होता है एंगल बनाना, यहाँ 70 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों। तो पी ओ ए बताना है आपको, पी ओ ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो देखो इसको फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड करना है पी ओ ए, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए इस x को लिख लेता हूं। x को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप कि पहले ये देखो, इसमें ये करो, देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है, ठीक है। तो बचे हुए दोनों 180 हो जाएंगे। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110। और फिर ये एंगल आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, तो नीचे दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर 110 का है पूरा, तो 110 का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 110 का हाफ कितना हो जाएगा, 55। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल 55 का हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो पी ओ ए और पी ओ बी दोनों ही आपके 55 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल का कोई कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट के साथ, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। और ये स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और हिंदी में स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड का क्या निकालना है आपको, वृत्त का त्रिज्यखंड निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और जिसमें डायमीटर यानी कि व्यास दे रखी है 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 72 डिग्री, एंगल कितना चल रहा है आपका, 72 डिग्री का चल रहा है, ठीक है। एंगल है आपके पास 72 डिग्री का, और आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस इधर ही दिखा देता हूं मैं, इसे दिखाना क्या है। थीटा हमारे पास 72 डिग्री का और रेडियस हमारे पास 14 डिग्री की। फॉर्मूला क्या लगता है इस एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 72, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर है आपके पास 14। ये कट जाएगा दो बार में, और 2 से इसे काट दो 180 बार में, ठीक है। फिर 2 से इसे काट दो 36 बार में, और 2 से इसे काट दो 90 बार में, ठीक है। पॉइंट कलर अलग ले लेता हूं मैं। फिर 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो 18 बार में, 2 से इसे काट दो आप 45 बार में, ठीक है। और फिर 3 से इसे काट दो 6 बार में, 3 से इसे काट दो 15 बार में, ठीक है। फिर 3 से इसे काट दो 2 बार में, और 3 से इसे काट दो 5 बार में, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 22, 2 44 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना इसे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं।
व्यास दे रखा है r, कोण दे रखा है थीटा, चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो बताओ कौन सा है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, अच्छा रेडियस निकालनी है, रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, चलो ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 12 पाई दे रखा है, पाई से तो पाई कट जाएगा फिर, है ना, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया आर क्यूब इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 9 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 9 की पावर 1/3, क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3। अब देखो हमारा तो ये आ रहा है आंसर, ठीक है, 9 की पावर 1/3, बट इसमें कहीं पर भी 9 की पावर 1/3 नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/3, तो 2/3 इस तरीके से। तो ये ऑप्शन देखो कहीं है 3 की पावर 2/3 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। अगला देखते हैं 17। जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे मैं इसमें करवा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन बी जो है 2 नंबर वाला वो अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। और आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि आपके बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे। बेसिक का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड में ज़्यादा मार्क्स के हैं वो इधर, मतलब स्टैंडर्ड में कम मार्क्स के हैं वो इधर ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं। जैसे कि मान के चलो स्टैंडर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का बन सकता है, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, करना तो उसी तरीके से पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन होता है कि भाई 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक है। अगला 18th, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बहुलक की अपर लिमिट बतानी है, ठीक है ना, अपर लिमिट बतानी है बहुलक की। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये। वैसे तो हमारा ये आता 12 से 17, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर देखो 0 से 5 है, 5 के बाद फिर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस करने के लिए आप क्या करते हो, इस पहले वाले में माइनस करते हो 0.5 और इसमें क्या करते हो 0.5 प्लस करते हो। तो इसमें अगर 0.5 प्लस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 17.5। तो इसका मतलब इसकी अपर लिमिट ये लोअर होती है और ये अपर होती है। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 17.5 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अगला है आपका असर्शन रीजन का। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। असर्शन रीजन में ना आपको ये समझना पड़ता है कि क्वेश्चन सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, nth टर्म दे रखा है आपको 2n + 1, ठीक है। एंड देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 15। चेक करो, तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो पहले, A1 रखो, A1 का मतलब n की जगह 1 रख दिया तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, n की जगह 2 रख दिया तो ये 5, n की जगह 3 रख दिया तो 6 और 1 7, ये हो गया। अब इन तीनों का जोड़ निकालो, 8 और 7 15। तो क्या ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसे ट्रू कह सकते हैं कि भाई अगर an ये है तो सम जो है वो 15 ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n n + 1/2। बिल्कुल सही बात है,
कि सम जो होता है, सम अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं तो यही आता है, n+1 अपॉन में 2 ही आता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सम यही होता है। इसे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 और ऐसे n टर्म्स तक का सम निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l, ठीक है। n/2 a क्या है हमारे पास 1, l क्या है हमारे पास n, ठीक है। इस तरीके से तो क्या आ गया, n+1 अपॉन में 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि ये भी हमारा सही है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और दोनों आपस में एक दूसरे का मतलब लिंक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सम की बात हो रही थी और यहाँ पर भी सम की बात हो रही है, तो आपस में लिंक भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात समझ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ रही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 20वां। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर है, ठीक है, एक सर्कल है, उसके एंड पॉइंट ये हो गए, यहाँ से एक टेंजेंट गई और यहाँ से एक टेंजेंट गई, ठीक है। ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90, सीधी सीधी जाएंगी, तो आपस में क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ आ रही है, 90 पे तो सीधी सीधी जाएंगी भाई, तो पैरेलल हो जाएंगी। अब अगला, यानी कि ये ट्रू कह रहा है। फिर अगला, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर जो है सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। यस, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। बात समझ आ रही है। अब बताओ दोनों में सेम है नहीं है, बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि ये भी देखो, ये तो ट्रू हो गया हमारा, पहले तो ये भी ट्रू है, और डायमीटर की बात ऊपर भी कह रहा है और डायमीटर की बात नीचे भी कह रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। 21 के साथ ये है 21, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो क्या करो कि पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 10, इधर से भी पॉइंट हटेगा तो 3y अपॉन में 10, और इधर से भी पॉइंट हटेगा तो 13 अपॉन में 10, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y अपॉन में 10 इक्वल टू 13 अपॉन में 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास, इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 23 अपॉन में 10, ठीक है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू में 23 अपॉन में 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी से भी कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों का ना क्या करो कि कोएफिशिएंट बराबर कर दो। कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए देखो, जैसे कि ये पहली इक्वेशन है, इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 4x प्लस 6y और इक्वल टू में 26, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल टू 26, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। अब पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे फर्स्ट में इक्वेशन में रख देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन चाहे ऊपर वाली लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3y, y की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9
इक्वल टू 13, 9 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 4 एंड 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दोनों वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, सिंपल सा है ये भी। इसमें भी क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। 3x/2, चाहे एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y इक्वल टू में -2, मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 9x माइनस का 10y, इससे इसका मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 12, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या करो आप इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 9 से। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस का 20y और माइनस का 24। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट ना मांगते हुए इसे फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस का 27y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 117। ठीक है, 117। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 18x माइनस का 20y माइनस 24 और ये हो जाएगा 18x प्लस 27y इक्वल टू 117। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 47, वो भी माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 21 और ये हो जाएगा 141, 141। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और y माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। अब 3 को किस में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये रही 9x माइनस 10y माइनस का 12, तो 9x और y की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 3, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 30, 30 उधर चला जाएगा तो माइनस का 12 और प्लस का 30, तो 9x इक्वल टू में कितना हो गया, 18, कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, इक्वेशन वाले थे। ठीक है ना, ज़्यादा कोई टफ नहीं थे। अगला देखते हैं, और पार्ट होगा इसका। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ठीक है, ए बी सी एट अ पॉइंट डी एंड ई। ठीक है, डी और ई पर, एंड पैरेलल टू बी सी। बी सी क्या है, पैरेलल है, तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो लिख देना है बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम if DE is parallel to BC, then AD upon AB is equal to AE upon में EC। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड। कुछ नहीं करना, बस लिख देना बाय बीपीटी थ्योरम। अगर ये दोनों पैरेलल होती हैं तो आपका रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 9। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस आपको दे रखा है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू में 9 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ से रूट हटेगा, वहाँ स्क्वायर लग जाएगा। x2 क्या है आपके पास m, x1 क्या है -3 तो +3 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -5, y1 क्या है प्लस का माइनस का 14 है तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट हटेगा उधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू a इंटू बी, प्लस इसमें भी ये क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, 0 वाला सॉरी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 और प्लस का 6m हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा तो m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड लगेगा बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए और प्लस कर कर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो दो संख्याएं सोचो जिनको प्लस कर कर क्या आता हो 6 आता हो, और मल्टीप्लाई कर कर क्या आता हो 9 आता हो, तो 3 + 3, ठीक है, प्लस करके 6 आता है और मल्टीप्लाई कर कर 9 आता है। प्लस कैसे पता चला, यहाँ पर देखना है प्लस है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे 3m और प्लस का 3m प्लस का 9 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है m प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या है 3m प्लस 3 इक्वल टू 0। m प्लस 3 और m प्लस 3 दोनों में आ गए ना, देखो ये दोनों कॉमन है तो m प्लस 3 बाहर आ गया और बचा भी क्या m प्लस 3, ठीक है। तो m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, पेपर में ये आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो कॉस थीटा और साइन थीटा में वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखो कॉट थीटा तो दे दिया आपको 7/8, अब जो वैल्यू निकालनी है इसकी निकालनी है। अब देखो ये हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 8/7। कॉट थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, बट कब, इसको उल्टा करके, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू 8/7 आ गई, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 8/7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64/49 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका और पार्ट। प्रूफ करना है आपको दिस इक्वेशन इक्वल टू 1 सेक थीटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 1 माइनस साइन, ये तो कन्वर्ट ही है साइन में, इसको लिखो 1/cos प्लस साइन बाय कॉस, ठीक है। 1/cos 1 माइनस साइन, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा cos, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन। अब देखो 1/cos, अब ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस और कॉस तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है ये भी कॉस स्क्वायर होता है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है,
तो दोनों वैल्यू कट के आपस में क्या आ जाएगा 1, जो कि बराबर आ गया किसके, RHS के, और ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे आपको, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, और बट ये सारे के सारे 2 नंबर के हैं। ठीक है, टफ नहीं है, बट आप एक बार रिवीजन करके जाओगे ना तो पेपर में इजीली तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच है ना, सर्कुलर होता है और ये सिल्वर वायर से बना हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद द डायमीटर 42 mm। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 42 mm है। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 3 डायमीटर। इससे कितने डायमीटर बने हैं, 3, तो 3 डायमीटर बना दिए। ठीक है, विच डिवाइड इन द सर्कल इन 6 इक्वल पार्ट्स, सेक्टर्स। ठीक है, 6 सेक्टर में बांट रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, बहुत ही सिंपल सा है। देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहले ये देखो कि वायर कहाँ का लगा होगा। वायर लगा होगा सर्कमफेरेंस में। कहाँ लगा होगा, सर्कमफेरेंस में, पेरीमीटर में। तो सर्कमफेरेंस निकालेंगे प्लस, और कहाँ लगा होगा, इन 3 डायमीटर्स में। तो 3 डायमीटर्स, 3 इंटू डायमीटर्स, 3 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। डायमीटर कितने दे रखे हैं आपको, कितना था डायमीटर, 42 mm। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है आपके पास, डायमीटर तो 42 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 21 हो जाएगी। इसको 42 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12, 126, ये हो जाएगा। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, ये कट जाएगा 3 बार में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 132। ठीक है, 132 प्लस 126। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 200, कितना, 258। ठीक है, 258 mm ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब √5 अगर इरेशनल है, √5 अगर इरेशनल है तो ये प्रूफ करना है कि 2 - 3√5 भी इरेशनल होगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे कि वी एज्यूम दैट 2 - 3√5 इज अ रैशनल नंबर। पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि 2 - 3√5 इक्वल टू r लिख दोगे, यानी कि रैशनल नंबर के बराबर लिख दोगे। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि √5 को क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको √5 के बराबर इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो 3√5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 - r इक्वल टू 3√5, 3 नीचे आ जाएगा, 2 - r अपन में 3 इक्वल टू में √5। तो देखो यहाँ पर क्या है, √5 जो है पहले से ही क्या है, इरेशनल है। तो ये भी टर्म आपस में क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एजम्पशन थी वो जो हमने एज्यूम करा था कि रैशनल नंबर है, तो वो गलत थी। तो आप लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2 - 3√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है आपको। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है व्हेन सम एंड प्रोडक्ट इट्स ऑफ इट्स जीरोज आर रेस्पेक्टिवली √2 एंड 1/2 सॉरी। तो सम दे रखा है आपको कितना, √2, और प्रोडक्ट दे रखा है आपको कितना, 1/2। आपको इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस आता है, ध्यान रखना, बच्चा यहाँ गलती कर देता है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे दिया आपको √2 और प्रोडक्ट कितना दे दिया 1/2। अब एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम क्या आएगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। 2 इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2 x प्लस 1 इक्वल टू में 0। इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन है, अगर मैनी सॉल्यूशन होता है तो ये जो एक लाइन होती है, लाइन कैसी होती है, देखो लाइन आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पैरेलल, चलो इंटरसेक्ट से स्टार्ट करते हैं। एक होती है इंटरसेक्ट, इसमें सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 सॉल्यूशन होता है। और दूसरी होती है आपकी पैरेलल, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। फिर होती है कोइंसिडेंस, जिसमें होते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन तब पता चलता है कि मतलब इंटरसेक्ट तब पता चलता है कि जब लाइन कैसी हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल पे कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है कि सारी बराबर होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में बोला है कि मैनी सॉल्यूशन है, तो ये मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करना है आपको, आपकी इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है kx प्लस 3y और माइनस का k माइनस 3 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन होगी ये। दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब हमें करना क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बराबर होंगे। तो a1 क्या है आपके पास, जो a1 होता है x के साथ जो है, यानी कि k। a2 क्या है x के साथ यहाँ पर 12, b1 क्या है 3 और b2 क्या है यहाँ पर k। c1 क्या है आपके पास यहाँ पर, ये देखो c1 ये है आपका, तो माइनस का k माइनस 3 और ये माइनस का k, तो माइनस से तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक को बराबर रखो, इन दोनों को बराबर रख देते हैं। तो k/12 इक्वल टू 3/k, ये इधर आ जाएगा। k² इक्वल टू में 12 या 36, तो 36 किसका रूट होता है 6 का। तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस का 6 आ जाएगी। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये अभी करा था हमने 28 था, 28 का पार्ट 2। क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन जो है 1/3 होता है, तो इसमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। लेट फ्रैक्शन बी x/y, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, कब होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड ओनली न्यूमरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई फ्रैक्शन है x/y है, केस 1 है, x/y है, वो किसके बराबर हो जाता है 1/3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। कब, जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें, न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस का 3 और ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y, तो ये y इधर आ जाएगा तो 3x माइनस का y इक्वल टू में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से केस 2 में क्या कह रहा है, एंड इट बिकम 1/4 और वो 1/4 हो जाता है, ठीक है। 1/4 हो जाता है, कब हो जाता है 1/4, व्हेन 8 इज एडेड, 8 जो है उसमें ऐड किया जाएगा, किसमें, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, नीचे वाले में 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू में y प्लस 8, ये इधर आ जाएगा 4x माइनस का y इक्वल टू में 8, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेट कर दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि y वाला सेम है, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। अब x की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, ये रही 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और y की वैल्यू y इक्वल टू 3, तो ये हो गया 15 और 3y उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3 इक्वल टू में y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 में से 15 में से 3 गए तो 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 12। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है जो कि ज्वाइन हो रही है 2 -1 से, ये a हो जाएगा, दूसरा -3 2 -2 ये b हो जाएगा। इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 3 हिस्से हो गए, तो तीनों क्या हैं बराबर हैं, तो 1 1 1 इनका रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि जैसे कि ये वाला मान के चलते हैं p है और ये q है, p फाइंड करना है, तो 4 पॉइंट p रेशियो क्या हो जाएगा m रेशियो n क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 है, ठीक है, इतना पोर्शन 1 है और ये पूरा पोर्शन 2 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है, 1:2। और जब q लेंगे ना, तो q लेंगे तो ये रेशियो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर बाद में इसका मिड पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले p निकालते हैं, p निकालते हैं, तो p निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, इस तरीके से p निकाल रहे हैं हम। m क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 और x2 क्या हो जाएगा, देखो p निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, a का और b का, तो x2 क्या हो जाएगा -3, n क्या है 2 और x1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 + 2, m है 1 और y2 क्या है हमारे पास -2, n 2 और y1 क्या है हमारे पास -1 अपॉन में 1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 प्लस का 4 अपॉन में 3 और -2 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा 1/3 और ये -4/3, तो p की वैल्यू तो आपके पास ये आ चुकी है ना, तो p की वैल्यू आ चुकी है कितनी 1/3 और -4/3, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें q निकालना है, इसमें q, तो देखो q निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि अब देखो p आपके पास आ चुका है, या तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कर लो, इसे 2 और इसे 1 मान के दोगे, है ना। तो अब 4q m रेशियो n क्या हो जाएगा आपके पास 2:1, समझ में आ रहा है ना, ये 2 है और ये 1 है, फॉर्मूला वही लगेगा q के लिए भी mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, इस तरीके से ये लग जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब q निकालने के लिए m तो 2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, देखो x2 यही हो जाएगा आपका -3 प्लस n 1 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा आपके पास, x1 हो जाएगा ये a का यानी कि 2, ठीक है, और अपॉन में 2 + 1, फिर है m यानी कि 2 और y2 क्या है आपके पास -2 और 1 की n की जगह पर 1 और y1 क्या है आपके पास -1, तो -1 अपॉन में 2 + 1, इस तरीके से। तो q इक्वल टू ये हो जाएगा -6 + 2 अपॉन में 3 -4 -1 अपॉन में 3,
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। q इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका -4/3, -4/3, और ये हो जाएगा आपका -5/3। तो इस तरीके से q भी आपका फाइंड हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, मैं बता देता हूँ फिर से क्या करना था कि आपके पास 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, तो हर किसी का पार्ट क्या है 1 1 1 है। तो अगर p को निकालना है तो 1 और 2, और q को निकालना है तो 2 और 1 रेशियो लेके चलना है और सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना और क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या बोल रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा के। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या ध्यान रखना है आपको, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 1/sin लिख सकते हैं, इसको cos/sin लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही रखना है आपको, ध्यान रखना है। LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, sin थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब इसको अलग अलग लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अब लग जाएगा आपका फॉर्मूला एक, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय, इसमें हो जाएगा ए क्या है आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो गया आपका RHS के बराबर। समझ में आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका और पार्ट है, प्रूफ करना है आपको दिस इक्वल टू दिस। तो सिंपल सा है, हर किसी को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लो इसका, अंदर ही एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट लगा हुआ है, 1 का रूट क्या होता है 1 ही रहेगा, और साइन का और कॉस का रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बट लाना क्या है हमें, देखो हमें लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्या करना कि आप इसको फर्स्ट मान लेना और फिर इसको भी सॉल्व करना। RHS को भी सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं, साइन बाय साइन इंटू कॉस, ये इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ रही है। तो देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आगे, सिंपल सेकंड के बराबर। तो LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स का मतलब किनारे, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 45 एंड 30। बोल रहा है एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है और ब्रिज के एक किनारे पर एक एंगल बन रहा है और ऐसे ही दूसरे किनारे पर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इफ़ द ब्रिज इज़ अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर की, ये 5 मीटर की हाइट होगी। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये फाइंड करनी है आपको, ये विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, विड्थ फाइंड करनी है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नाम दे देते हैं इनको, इसको लिख देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BC की वैल्यू निकालेंगे, फिर CD की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जबकि हमारे पास एंगल दे रखा है, एक का 45 और एक का 30 डिग्री का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल ACB थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, और देखो परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 45 इक्वल टू में परपेंडिकुलर है 5 और बेस यानी कि BC ये होता है 1। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 सेंटीमीटर या सॉरी 5 मीटर। ठीक है, ये BC की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरी तरफ का ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD, जिसमें आपके पास थीटा है 30 डिग्री का, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यही बेस निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा का ही फॉर्मूला लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 30 परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5 और बेस क्या है आपके पास CD। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 5 अपॉन में CD इधर जाएगा तो CD इक्वल टू में 5√3 मीटर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, लेंथ विड्थ ऑफ रिवर। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, BC प्लस CD, 5 प्लस 5√3, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस √3 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 67th टर्म। तो A क्या है आपके पास 3, D क्या है, D है 15 माइनस 3 यानी कि 12। क्या निकालना है, 67th टर्म में 132 जोड़ देंगे तो वो वाली टर्म बतानी है आपको। ठीक है ना, तो यानी कि जो भी वैल्यू बोल रखी हो उसको AN मान लो। तो AN किसको मानना है, A 67 में प्लस कर देंगे 132। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें क्या हो जाता है, A प्लस 66D और प्लस 132। क्या निकालना है आपको, N निकालना है। ठीक है ना, तो A से तो A कट जाएगा, तो ये N माइनस 1 और D कितना है आपके पास 12। तो D है 12 प्लस 137। ठीक है, सॉरी 132 ही था, 137 लिख दिया, 132। ठीक है, 132 मोर देन। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 66 और यहाँ क्या बचेगा 11। ठीक है, क्योंकि 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाता है, 12 से 12 कट जाएगा, N माइनस 1 इक्वल टू में ये जुड़ जाएगा तो 77, तो 1 उधर चला जाएगा, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 77 प्लस 1 यानी कि 78। तो इसमें N की वैल्यू कितनी आ गई, 78 टर्म आ गई। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा था। बस ध्यान क्या रखना है आपको, AN किसको मानना है, A 67 प्लस 132 को। अगला क्वेश्चन, इसका और पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मोबाइल सेट प्रोड्यूस 700 सेट्स इन द थर्ड ईयर। AP का क्वेश्चन है, थर्ड ईयर में वो कितने सेट बना रहा है 700, तो उसको लिख देंगे A3 आपको 700 दे रखा है, जो कि हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू में 700। पहली क्वेश्चन, 800 सेट इन द सेवंथ ईयर। तो सेवंथ ईयर में 800 सेट, A प्लस 6D इक्वल टू में 800, ये हो गया सेकंड। एंड द एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, यानी कि D जो है हर साल क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर का प्रोडक्शन बताना है, यानी कि A10 बताना है आपको। पहले क्वेश्चन में A10 पूछ रहा है, A10 यानी कि किसी भी नंबर को निकालने के लिए आपको A और D चाहिए। तो A और D कैसे मिलेगा, इन दोनों से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पहले कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। A प्लस 2D इक्वल टू 700 और A प्लस 6D इक्वल टू में 800। एलसीएम और साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4D और माइनस का 100, ये कट जाएगा 25 बार में,
तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ए प्लस 2d इक्वल टू 700 और ए है हमारे पास, डी है हमारे पास 25, ये 50 हो जाएगा, 50 उधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 650। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 650 और डी की वैल्यू आ गई 25। अब आपको क्या निकालना है, A10 निकालना था। ठीक है, A10 इक्वल टू में A प्लस 9D, ए कितना है 650, 9D कितना है 25, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 625 और ये जुड़ जाएगा तो 875। तो इसका मतलब क्या है कि 10th ईयर में आप कितने बनाओगे, 875 बना दोगे। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, द टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, 7 साल में आप कितना टोटल प्रोडक्शन करेंगे। टोटल वर्ड जब भी आ जाए ना तो क्या ध्यान रखना है आपको, सम निकालना है, आपको एसएन निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है आपको, एसएन निकालना है। ठीक है, एसएन निकालना है 7th टर्म का, मतलब 7 ईयर का, यानी कि सीधा सीधा कहें तो S7 निकालना है। तो S7 के लिए पहले तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन का फॉर्मूला देखो, हमारे पास यहाँ पर ए और डी तो दे ही रखा है। ठीक है, और एक और चीज़ दे रखी है A7 कितना है 800। तो A7 जो है 7th टर्म के लिए, 7th ईयर के लिए लास्ट टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 A प्लस एल, एल की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, A7 लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो। एन कितना है 7, ए कितना है आपके पास, ए आपने निकाला है 650 और एल कितना है आपके पास 800। इसे सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1450। ठीक है, 800 और 600 1450 और ये कैंसिल हो जाएगा 725 बार में। 725 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 को ये करेंगे तो 49 और 25 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 25 को 7 से करेंगे तो 175, तो 49 50 50 175 50 75, तो 5075 टोटल आपके प्रोडक्शन हुआ होगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान रखना क्या निकालना है, पहले ए और डी निकाल देना, फिर जो भी बोल रखा हो वो फाइंड कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाते हैं, चलो पहले ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC और प्रूव करना है क्या, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, जैसे मान चलो दो साइड है ये हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट हो गया D और E इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि D जो पैरेलल है वो किसके है, BC के है। प्रूफ करना है D इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, इसमें लगेगा कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT, कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT लगा सकते हैं। देखो कैसे करना है, क्या करेंगे कि पहले आप इसमें ये लाइन मिड पॉइंट है तो इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो A से लेकर D इक्वल होगा D से लेकर B, ये नीचे आ जाएगा तो AD अपॉन में DB आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली। अब ऐसे ही E जो है मिड पॉइंट है, E इज अ मिड पॉइंट किसका है, AC का, तो A से लेकर E और E से लेकर C दोनों बराबर होंगे 1 के, सॉरी ऐसे करना, 1 के डायरेक्टली मत लिखना, AE इक्वल टू EC है, तो EC नीचे आ जाएगा तो AE अपॉन में EC किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये आ गया सेकंड। अब क्या करना है आपको, देखो दोनों 1 के बराबर हैं, तो दोनों 1 के बराबर हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब ये दोनों बराबर 1 के हैं तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो AD जो है किसके बराबर हो जाएगा, DB के,
AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC के। ठीक है, अब जब दो प्रोपोर्शन बराबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये दोनों पोर्शन बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, तो इसका हम कह सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी DE is parallel to BC proved। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसे नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका और पार्ट। E is a point on the side AD produce of a parallelogram। पैरेललोग्राम की एक साइड है AD, उसको प्रोड्यूस किया गया है, उस पर एक पॉइंट है E। ठीक है, बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम है, मान के चलो ये पैरेललोग्राम है आपका। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। AD को प्रोड्यूस किया गया है, देखो प्रोड्यूस कर देते हैं ये। ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये E पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लो, BE हो गया। वो इंटरसेक्ट कर रही है CD को कहाँ पर, F पर, तो CD को F पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, हो गया। शो दैट ABE देखो A B और E मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है CFB इस वाले पोर्शन को, इन दोनों को क्या करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, सॉरी सिमिलर करना है। तो सिमिलर करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सिमिलरिटी के लिए क्या करना होगा, एंगलों को और साइड्स को देखो। पहले तो कौन कौन से एंगल बराबर हो सकते हैं, देखो ये वाला, इस हरे के अंदर देखना, हरे के अंदर ये वाला, और इस ब्लू पिंक के अंदर ये वाला, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। गिवन, प्रूव दैट, सब लिख के देखना। ठीक है ना, लिख के दिखाना क्वेश्चन में। अगला इसमें देखो क्या है कि एंगल EAB इक्वल हो गया किसके, FCB के। क्यों इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद देखो ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है इसके। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ABE एंगल ABE इक्वल है किसके, CFB के। ठीक है, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब 2 चीजें प्रूव हो गई, बहुत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिमिलरिटी होती है ना, उसमें 2 चीजें प्रूव कर देते हैं तो हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, यानी कि एक हेमिस्फीयर है जो कि खोखला है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये रहा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21। डायमीटर दे रखा है इसका 21, पूरा डायमीटर है 21। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 21/2। ठीक है, लिखते जाते हैं। डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है,
एंड द हाइट, टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 17। तो ये टोटल हाइट दे दी है 17। अब देखो ये जो रेडियस होती है यही इसकी हाइट हो जाती है, तो ये भी 21/2 ही हो जाएगी, यानी कि 10.5। तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 17 में से इतना माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 17 माइनस 10.5, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनर सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे कि सी ए से निकालेंगे किसका, सिलेंडर का, और सी ए से निकालेंगे किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो सी ए से ऑफ या इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या है 2πr, क्या बचेगा h+r, तो ये हो जाएगा 2π की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है इसमें 21/2। h कितनी है हमारे पास 6.5, यानी कि इसे लिख सकते हैं 6.5 को क्या लिख सकते हैं, अगर अपॉन में लिखेंगे तो 13/2, 13/2 और प्लस रेडियस है 21/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से ही कट जाएगा, तो ये हो गया 66, और एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 13 और 21, 2 से ही कट जाएगा 33 बार में, 33 मल्टीप्लाई बाय 21 और 13, तो 21 और 13 हो गया 34, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 मल्टीप्लाई बाय 34, 1122 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 1122। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure this, ठीक है। तो ग्लास इस प्रकार का है कि एक गिलास है, गिलास के नीचे क्या है, अंदर की तरफ से वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है हेमिस्फेरिकल। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 7 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी। तो रेज्ड पोर्शन है ये हेमिस्फेरिकल, जो कैपेसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, वॉल्यूम को कम कर रहा है। आगे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट का मतलब होता है जितना दिख रही है, मतलब दिख क्या रहा है, ग्लास दिख रहा है, तो ग्लास की कैपेसिटी बतानी है पहले तो ग्लास की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, देखो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, सिलेंडर मतलब ग्लास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होता है πr²h, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारे पास, आर है 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है 10, तो 10 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो ये हो गया आपके पास 35 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 11 यानी कि 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया पहला आंसर, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एपेरेंट कैपेसिटी, ठीक है। अब एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, तो एक्चुअल कैपेसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास तो हमने निकाल ही दिया 385, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 385 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 7/2, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 बार में और ये कट गया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, 385 माइनस 77 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 359 अपॉन में 3 को 2 से 6। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 385 माइनस 89.8, तो ये माइनस हो जाएगा 385 माइनस 89.8, तो 295.2 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी ये होगी, वॉल्यूम ऑफ ग्लास में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोड निकालना है आपको। ठीक है, मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ये होता है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास। देखो मॉडल क्लास क्या है आपके पास, मॉडल क्लास वो होती है जो सबसे हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट कितनी है इसमें से 18। ठीक है, 18 यानी कि मॉडल क्लास हो जाएगी 4000 से 5000। तो L1 क्या हो जाएगा आपके पास, L1 हो जाएगा 4000, लोअर लिमिट होती है L1, उसे 4000 लिख देंगे, प्लस F1 क्या हो जाएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 18, इसी को F1 कहेंगे। F0 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 4, तो 2 इंटू 18 माइनस 4, और F2 क्या होती है इसके बाद वाली 9, और H का मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैपिंग यानी कि 1000। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 14 अपन में 18 दूनी 36, 36 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 32, 32 में से भी 9 माइनस हो जाएंगे तो आपका 23 इंटू 1000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4000, ये 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14000 हो जाएगा, और 14000 को डिवाइड कर देंगे 23 से, तो ये आ जाएगा आपका 608.69। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 4608.69, आपका ये क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला ध्यान रखना था आपको कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका और पार्ट है, क्या निकालना है इसमें, मीडियन। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा मीडियन के लिए तो CF निकालना पड़ता है, तो CF निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, तो CF मैं इधर ही बना देता हूँ, ऐसे टेबल बनाना आप सही से, मैं इसी में बना देता हूँ। ठीक है, CF निकालना होता है, तो ये 2 हो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल करते रहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास। ठीक है, 2 हो गया, 2 में 3 जोड़ देंगे 5, फिर 5 में 8 जोड़ देंगे 13। ठीक है, 13 में 6 जोड़ देंगे 19, 19 में 6 जोड़ देंगे 25, 25 में 3 जोड़ देंगे आपका 28 और फिर 30, इस तरीके से, यानी कि n का टोटल कितना आ गया आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए पहले तो मीडियन क्लास निकालनी होती है, जिसको n/2 निकालना होता है। n का मतलब है 30/2 यानी कि 15। तो 15 जो है कहाँ पर लाई करता है, 15 देखना होता है कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, जो अगली टर्म होती है वो आपकी क्या होती है, मीडियन क्लास होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है मीडियन का L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L1 कितना है आपके पास 55, n/2 कितना है 15, CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास होती है ना उससे पहले वाला टर्म CF होता है। ठीक है, 13, और F क्या होता है, यानी जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी को F कहते हैं 6। H क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 5। देख लेना कॉन्टिन्यूस है या नहीं, 55 के बाद 55 ही आ रहा है, तो यानी कि कॉन्टिन्यूस ही है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको, 55 प्लस
ये हो गया 2 अपन में 6 इंटू में 5, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया 55 प्लस 5/3, तो 5/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.67, तो ये हो जाएगा 56.67 आंसर। मीडियन जो है या मोड जो है, जो भी है आपकी जो क्लास होती है ना उसी के बीच में आता है, जैसे 55-60 है ना, तो 55-60 के बीच में ही आपका मीडियन आएगा। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन को पहले समझना है। देखो केस स्टडी को करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, फिर देखिए कि क्या पूछा जा रहा है उसमें, ठीक है। तो पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड एज शोन इन फिगर। ये ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड है आपके पास, ठीक है। और एज वी सी इन द एबव फिगर द राइट एंगल ट्रायंगल प्लेग्राउंड द लेंथ ऑफ द साइड 5x एंड 3x माइनस 1। तो ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री पर बन रहा है, और इसकी एक साइड 5x है और एक साइड 3x माइनस 1 है। एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 60 मीटर स्क्वायर। और इसका जो एरिया दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा है आपको कितना, 60 मीटर स्क्वायर। सारी चीजें समझते जाइए बढ़िया तरीके से। आगे कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला आंसर रिप्रेजेंट द अबव प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे बदलना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें एरिया तो दे रखा है, एरिया को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। हमें क्वेश्चन में एरिया दे रखा है कितना, 60 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट। हम कौन सा एरिया लगा रहे हैं, ट्राइंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। और बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 3x माइनस 1 और ये है 5x इक्वल टू में 60। इसमें क्या करो आप, 5 से इसको कैंसिल कर दो 12 बार में, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस का x, और इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24। इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 24 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। सेकंड के लिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर देते हैं। माइनस कर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 72। अब क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस कर 1 लाओ और मल्टीप्लाई कर क्या आना चाहिए, 72। तो माइनस कर 1 और मल्टीप्लाई कर 72 आए, ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो 9 माइनस 8 नॉट है 72, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8x और माइनस का 24 इक्वल टू में 0, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 3x, क्या बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 8, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर x माइनस 3 और 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको एक बार 0 और इसको एक बार 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 8/3 आएगी, ठीक है, माइनस 8/3। और ये तो नॉट पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि भाई साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ निकालनी है, तो AC एरिया हमारे पास। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ चुकी है, ठीक है ना, x की वैल्यू हमने निकाल दी है 3 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो AB क्या है हमारे पास, AB है 5x, यानी कि 5 इंटू 3 यानी कि 15, जो भी है सेंटीमीटर है मीटर है कैसे भी है। फिर BC हमारे पास क्या है, BC हो जाएगी 3x माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8, ठीक है। अब हमें AC निकालनी है, तो पाइथागोरस का रूल लगा देंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें h क्या है हमारे पास AC
और p क्या है हमारे पास 5x यानी कि 15, और b क्या है हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर इक्वल टू में 225 प्लस का 64। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 89, 289। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है आपका 17 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू भी आपके पास आ गई AC। ठीक है, क्वेश्चन में जो तीसरी वैल्यू थी, तीसरा क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है भाई? पेरीमीटर क्या होता है इसमें? सम ऑफ साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो AB क्या है आपके पास? AB है आपके पास 15, BC है आपके पास 8 और AC है आपके पास अभी निकाली आपने 17। ठीक है, तो 15 और 8 या 17 और 8 हो गया आपके पास कितना? 25, 25 और 15 40 यूनिट आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे मीटर में दे रखा था शायद, है ना, मीटर में था। ठीक है, तो इसे मीटर में लिख दो। ठीक, ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। केस स्टडी में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 नंबर के लिए बेटर है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द चेन ऑफ बाइसिकल और बेल्ट अराउंड द पुली आर सम रियल लाइफ इलस्ट्रेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल शोन इन द एडजॉइंट फिगर। ये फिगर है आपके पास, इस प्रकार की चेन है, चेन को इसमें कन्वर्ट करके दिखा दिया हमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस। इफ टीपी इक्वल टू 39, अगर टीपी जो है 39 है, ठीक है, टीपी 39 है, अगर टीपी 39 है तो एपी भी क्या हो जाएगी आपके पास? 39 ही हो जाएगी। ठीक है, एपी आपको ये दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसमें टीपी और एपी क्या है? दोनों बराबर होंगी। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है? इक्वल होती है। टीपी आपको क्वेश्चन में कितने दे रखी है? देखो, टीपी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 39, टीपी 39 दे रखी है, और एपी कितनी बोल दी है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व कर दो। 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर या जो भी है सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास 6 आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीटी एंड पीए आर टेंजेंट। ठीक है, पीटी और पीए एक टेंजेंट है। ठीक है, टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी इफ आर्क टी एम ए मतलब ये वाला आर्क, इस तरीके से ध्यान रखना, ये टी एम ए सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब ये जो एंगल बना रहा है इस तरीके से बना रहा होगा, ऐसे रेडियस पी है ना, तो यहां पर एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। ठीक, देन फाइंड द टीपीए। तो बहुत ही सिंपल सा है, दोनों मिलकर 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 120 का हो गया तो 60 का हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिख देंगे एंगल TOA प्लस एंगल TPA इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। TOA हमारे पास 120 है, तो TPA हमारे पास कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर आर्क TNA एंड TMA। तो रेशियो निकालना है दोनों का।
TMA मतलब इसका, और TNA मतलब इस वाले का। तो यहाँ 120 है तो यहाँ कितना होगा आपका 240। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। टोटल मिला के 360 होता है, तो इधर 120 है तो इधर 240 हो जाएगा। TNA अपॉन में TMA का रेशियो बताना है। अब रेशियो बताने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, यहाँ पर आप निकाल दो किसका, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि क्या निकालना था, एंगल निकालना था। एंगल वैंगल नहीं है, मेजर पूछ रहा है। मेजर का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, और ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, जिसमें पाई आर तो दोनों का क्या है, मतलब आर तो दोनों में सेम ही है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले का जो थीटा है यानी कि TNA का, TNA मतलब इस बड़े वाले का थीटा क्या है 240 है। तो 240 अपॉन में 120, ठीक है, कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 2:1। तो इसका रेशियो आ गया आपके पास 2:1, थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला कह रहा है कि TP अगर आपके पास 20 है तो देन फाइंड AT। अगर TP 20 है, अब क्वेश्चन में ना देखो थोड़ा सा चेंज करके बता दिया, ये हम 60 डिग्री ही रखेंगे। ठीक है, TP अगर 20 है तो आपको क्या बताना है, AT कहाँ पर है, AT ये है, ये वाली टर्म AT है आपकी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या समझना है आपको कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो हमेशा बराबर ही है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन खींची गई है, टेंजेंट खींची गई है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। और ये टोटल मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो टोटल तो 180 के होते हैं। अगर ये 60 है और ये दोनों बराबर हैं तो सिंपल सी बात है ना, ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि TPA, ट्राइंगल TPA इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल, जिसमें सारी साइड क्या है, बराबर है। अब सारी साइड बराबर है तो ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगी, AT भी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ AT भी क्या हो जाएगी, 20 जो भी है सेंटीमीटर ही हो जाएगी आपके पास। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना है बस, ये लास्ट वाला था थोड़ा सा कि अब ये 60 है तो ये दोनों बराबर हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 38। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन E भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है ज्यादातर, और ये वैसे जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना उसमें भी आ जाता है, और ये क्वेश्चन किताब का ही है एक तरह से। 2 फ्रेंड्स सोनिया एंड श्रुति हैव सम सेविंग इन देयर पिगी बैंक। पिगी बैंक में कुछ सेविंग करते हैं, और आगे कह रहा है डिसाइड टू काउंट द टोटल कॉइन दे बोथ हैड। आफ्टर काउंटिंग दे फाइंड दे हैव 60 रुपीज 1 कॉइन। 1 रुपए वाले कितने हैं उनके पास, 60। 1 रुपए वाले 60 कॉइन है। ठीक है, लिखते जाते हैं। 42 रुपीज कॉइन, 2 रुपए वाले 40 हैं। 35 रुपीज कॉइन, 5 रुपए वाले 30 हैं। आगे 35 रुपीज या मिसिंग है, 10 रुपए के होंगे, है ना। और 10 रुपए वाले कितने हैं इसमें, 35। आगे 20 रुपीज कॉइन, तो 12 हैं और 20 रुपीज के हैं आपके पास 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कॉइन्स है। नाउ दे सेड सलोनी देयर अनदर फ्रेंड चूज अ कॉइन रैंडमली। रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब इसमें टोटल कॉइन कितने, टोटल कॉइन्स कितने, टोटल कॉइन्स कितने, ये हो गए 100 और ये आपके पास हो गए 165, 178, सॉरी 178 नहीं 170।
177। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन चूज इज अ ₹2 कॉइन। तो 2 रुपए वाला कॉइन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ₹2 कॉइन की, ₹2 कॉइन की। तो ₹2 कॉइन कितने हैं आपके पास? 40, ठीक है ना। तो 40 को डिवाइड कर दोगे कितने से? टोटल से 177 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन चोजन इज नॉट ₹5 कॉइन। जब नॉट आ जाए ना तो उसके लिए क्या करना है? देखो, दूसरा कंसेप्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ₹5 नॉट की। नॉट के लिए डैश लगा देते हैं, फॉर्मूला बन जाता है इसका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है? 5 कितनी है? 30 अपॉन में 177। एलसीएम ले लेंगे, 177 में से 30 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 147 अपॉन में 177, ठीक है। 47 60 57, ठीक है। 47 अपॉन में 177। तो इस तरीके से ₹5 के नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन चोजन इज ईदर ₹10 और ₹20 कॉइन। या तो वो 10 का हो और या तो वो 20 का हो। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ना और लगा दिया तो और का मतलब होता है, और का मतलब होता है टुगेदर। और का मतलब क्या होता है? टुगेदर, ठीक है। तो टुगेदर का जो कंसेप्ट होता है वो आप दोनों को जोड़कर निकालोगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़कर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹10 और 20। तो 10 और 20 के कितने हैं आपके पास? 35 और 12, ये हो गया 47। तो टोटल हो गया 47 अपॉन में 177। इस तरीके से ध्यान रखना, और लिखा है तो दोनों को टोटल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन चोजन इज लेस देन 10। लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया? 10 से छोटे कितने हैं आपके पास? 10 से छोटे ये सारे के सारे हैं, ठीक है ना। ये ऊपर के 10 से छोटे ही हैं। तो 30, 40 और ये हो गया 130। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी? 130 अपॉन में 177। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर इजी तरीके से इसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कर लेना, जैसे जैसे मैंने समझा दिया है वैसे वैसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक पूरा जो PYQ है जिसमें आपके MCQ 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सारे के सारे मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए, ठीक है। आप चाहो तो सारी वीडियो फिर से देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया हो, और नहीं आया हो बिल्कुल भी तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में जरूर पूछें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से करिए।